बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स एशिया कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। जनाब, एशिया कप 2025 सनसनी से भरपूर मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया के बारे से बात की जाए तो पाकिस्तान अपने स्टांस पर कायम है इस वक्त और आईसीसी और बीसीसीआई की मुशावरत चल रही है। इंडियन मीडिया के मुताबिक आईसीसी ने जो पाकिस्तान का स्टांस है उसको डिनाई कर दिया है कि हैंडीक्राफ्ट जो हैं वो इस टूर्नामेंट से बाहर नहीं हो सकते। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान के मैच में हम रिचर्डसन जो हैं वो उनको मैच रेफरी के तौर पर उनको लाया जा सकता है। इस पर पाकिस्तान का स्टांस सबसे कुछ ही देर के बाद आज ही के रोज़ जो है वो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और अपनी मैनेजमेंट के साथ मिलकर इस पर अगला लाएअमल जो है, आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी मुलाकात है, इस पर अगला लाएअमल जो है वो पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस टूर्नामेंट में क्या होने जा रहा है। क्योंकि कल के रोज़ पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच है और आज जो मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसको कैंसिल कर दिया गया है। अलबत्ता जो प्रैक्टिस सेशन है वो मामूल के मुताबिक जारी रहेगा और जिस तरह से जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा पीसीबी की जानिब से इसको कंटिन्यू किया जाएगा। बहरहाल कल डबल हेडर खेला गया, फर्स्ट डबल हेडर एशिया कप में खेला गया जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान, यूएई वर्सेस ओमान, जिसमें यूएई ने 42 रन से कामयाबी समेटी। जबकि दूसरा मैच था श्रीलंका और हांगकॉन्ग का, उसमें श्रीलंका ने 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है हांगकॉन्ग को। हांगकॉन्ग ऑफिशियली इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। इस ग्रुप में अब देखना यह है कि आज जो है पाकिस्तान वर्सेस यूएई अगर मैच होता है तो इस मैच में जो जीता वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। बहरहाल आज के रोज मैच जो एक बड़ा तगड़ा मैच है, अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, ये ग्रुप ऑफ डेथ जिसे कहा जा रहा है पहले दिन से। अगर अफगानिस्तान आज जीत गया तो हो सकता है यकीनी तौर पर बांग्लादेश का जो बिस्तरा है वो गोल हो सकता है। अगर अफगानिस्तान आज हार गया तो फिर रन रेट पर बात आ जाएगी क्योंकि श्रीलंका भी अच्छा एक कंपेटिटर वहां पर मौजूद है। इस सारी सूरत पर हमने बात करनी है जो अभी इस वक्त खबरों में चल रही हैं भारतीय मीडिया को लेकर, आईसीसी को लेकर, मैच रेफरी को लेकर। इस पर बात करते हैं हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद जी। अहमद साहब, क्या अपडेट है आपके पास? वैसे अभी मोहसिन नकवी साहब की जानिब से या पीसीबी की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया, उधर से भी हमने देखा कि भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि आईसीसी ने डिनाई कर दिया पाकिस्तान का ये जो पाकिस्तान ने कहा था कि हम इनके होते हुए नहीं खेलेंगे, रिचर्ड उनके हैंडीक्राफ्ट के होते हुए। क्या मामला है, किधर को जा रहा है और अभी तक की क्या डिटेल्स है? देखें, सबसे पहले तो ये बात कि जो भारतीय मीडिया है, मेरा ख्याल है अब उसको एक सोर्स के तौर पर हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो तो दुनिया के सामने आ गई हुई है। जो ताज़ा अपडेट्स हैं उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त जो है वो इंतज़ार कर रहा है, जिस तरह भारत अपनी सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन का इंतज़ार करता होता है। इस वक्त पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है उनकी जानिब से स्टांस बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है। वो ये है कि एंडी पायक्राफ्ट अगर इस एशिया कप का हिस्सा रहते हैं, जिनको आईसीसी ने अपॉइंट किया है इस एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट में, तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के अंदर मूव ऑन नहीं करेगा। उसकी वजह ज़ाहिर है कि वो जो फैसले हैं जो पाकिस्तान इंडिया के मैच में हुए थे, अभी तो हम इस इशू के ऊपर बात ही नहीं कर रहे कि जो ऑन ग्राउंड वहाँ पर अंपायर मौजूद थे उनकी क्या कारकर्दगी रही उस मैच के दौरान। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो मैच रेफरी हैं, जो मैच की जो एथिक्स होती हैं, आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके ऊपर चूंकि एप्लीकेबल करवाने में उसको नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से एंडी पायक्राफ्ट को हटाया जाना चाहिए। आईसीसी की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है पीसीबी ने और पीसीबी इस मौक़िफ़ के ऊपर बहुत फर्म स्टैंड भी ले चुका है और अभी तक किसी किस्म की जो दरमियान की बात निकालने की कोशिश की जा रही है कि एंडी पायक्राफ्ट पाकिस्तान के मैचेस में नहीं करेंगे रेफरिंग, उसके अलावा वो कंटिन्यू करेंगे, उस पर किसी भी किस्म का नरम गोशा पीसीबी ने नहीं दिखाया है। पीसीबी अपने स्टैंड के हवाले से क्लियर है, अपने स्टैंड पर फर्म है और गैर लचकदार रवैया, ये जो गैर लचकदार रवैया है ये अपनाने पर भी मजबूर किया है भारत ने अपनी जो उनकी पिछले 5-6 महीने की प्रोसीडिंग्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर और इस रीजन के अंदर। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि जब तक एंडी पायक्राफ्ट को तब्दील नहीं किया जाता है और एंडी पायक्राफ्ट को इस टूर्नामेंट से वापस नहीं बुलाया जाता है, उस वक्त पाकिस्तान की टीम जो कल मैच होना है यूएई के अगेंस्ट उसमें मैदान में नहीं उतरेगी। गो के अभी हमारी टीम वहां मौजूद है, वो टीम उसने प्रैक्टिस सेशन भी आज शेड्यूल के मुताबिक करना है, लेकिन जो मैच एक रोज कबल रिवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसका पाकिस्तान की टीम ने बायकॉट किया है और उसमें ना जाने का फैसला किया गया है। आपको ये भी याद होगा कि मैच के रोज भी जब ये हरकत की गई, जिसको मैं ज़ाहिर है घटिया हरकत कह सकता हूँ, मैं इसके बारे में कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके बाद पाकिस्तान के कप्तान ने भी उस पूरी प्रोसीडिंग का बायकॉट किया, बहुत ग्रेसफुली वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्हें जाने से इनकार कर दिया। और मेरा ख्याल है कि ये वो पॉइंट है, ये वो एलिमेंट है क्रिकेट के अंदर कि जिसको बहरहाल बरकरार रहना चाहिए। अब कुछ लोग हैं जो ये बात यकीनन कर रहे हैं कि ये आईसीसी के जो रूल्स हैं उनके अंदर कहीं पर ये उनके अंदर कहीं स्पेसिफिकली इंडिया जो है बीसीसीआई की तरफ से भी स्टेटमेंट है कि ऐसा रूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये आपकी अपनी मर्जी। अगर आपको कोई मसले मसाइल हैं तो आप फील फ्री, आप नहीं कर सकते शेक हैंड, कोई मसला नहीं।
देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अगर हर चीज़ रूल बुक के मुताबिक करनी है ना, तो फिर ये जो एथिक्स और ये जो जेंटलमैन गेम और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और इस किस्म की चीज़ें, ये तो फिर स्पोर्ट्स में पाई ही ना जाएं। ये वो चीज़ें होती हैं जिनका ताल्लुक रिस्पेक्ट देने से होता है, और ये ज़ाहिर है वो लोग देते हैं जिनकी अपनी को रिस्पेक्ट होती है। तो ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ये ज़ाहिर है कि इसको उस तरह से लिख के वर्ड टू वर्ड और रूल्स के अंदर बयान तो नहीं किया जाता, लेकिन ये यकीनन आईसीसी के जो लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके अंदर तो नहीं है, लेकिन ये कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा है। और वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी हैसियत ये है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है किसी भी प्लेयर के ऊपर। जब आप किसी बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, आप बीसीसीआई के साथ या ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के साथ या इंडियन बोर्ड के साथ, तो आप ऑटोमेटिकली इस बात को इख्तियार करते हैं कि जो आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी मैं खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, उस कंडक्ट को मैं इख्तियार करूंगा जिसका मुझे आईसीसी इख्तियार करने का हुक्म देता है। इसके ऊपर हर वो जो ऑब्लिगेशन जो इस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आती है, उसमें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, जिसका हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड में है, वो इसलिए बनाई गई है कि वो सालसी का किरदार अदा करती है इन मामलात के अंदर। तो इसके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है, इसके ऊपर पेनल्टी भी हो सकती है, और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये लीगली वायबल है, इसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। माजी में इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। आपको अगर मैं दूसरे स्पोर्ट्स से कोई एग्जांपल दूं, तो फुटबॉल में एक बार हैंडशेक ना करने पर यूरुग्वे के लुइस सुआरेज को 8 मैचों का बैन हो गया था। एक ब्लैक प्लेयर थे, उन्हें हाथ नहीं मिलाया था। ये चीजें, ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होती हैं और ये खेल की रिवायात हैं, और यही रिवायात खेल का हुस्न भी हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हर चीज को वर्ड बाय वर्ड डिसिप्लिन का हिस्सा बनाया जाए, तो फिर ये रिवायात की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। और ये वो रिवायात हैं जो जाहिर है कि उस वक्त से चल रही हैं जब से ये खेल आजाद हुए हैं। लेकिन अगेन वही बात, इन रिवायात का लिहाज वो रखता है जिसको इज्जत बेइज्जती का ख्याल होता है। इन रिवायात का ख्याल वो रखता है जिसके अंदर कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पाई जाती हो। मसला ये है कि यहाँ पर तो इस किस्म की चीज पाई ही नहीं जाती। और ये जो बात हो रही है ना कि उन्होंने बहुत जिससे मतलब अपनी देशभक्ति का मुजाहरा किया और बड़ा उन्होंने अपने वतन के साथ मोहब्बत का इजहार किया, तो वतन के साथ मोहब्बत का इजहार अगर करना तो फिर ना आते खेलने के लिए, फिर करते ना बाइकआउट। भाई जिस बॉल से पाकिस्तानी मैच खेल रहे हैं उस बॉल से आपने मैच खेल लिया है, जिस पिच के ऊपर हम खड़े हैं उस पिच पे आपने मैच खेलना गवारा कर लिया है। जब ये सारा कुछ हो गया और आप मतलब अपने तहीं आपने वो बात कर दी है, वहां पे आगे पहलगाम के जो आपके वो आर्मी ऑफिसर्स हैं या जो लोग उसमें मारे गए उनको आप डेडिकेट, तो उनका खून आपने इतना सस्ता बेच दिया है। यानी इस धंधे के लिए आपने उनका खून बेच दिया, और जब धंधा हो गया है, पैसे कमा लिए हैं, सब कुछ आ गया है, फिर आपको देशभक्ति याद आ गई। ये किस किस्म का अहमकाना रवैया है, ये किस किस्म की बचगाना बातें, क्या माइंडसेट है, क्या शो करना चाह रहे हैं, किसको बता रहे हैं आप ये बातें? हमें आपके माजी का नहीं पता, हमें आपके इन बातों का नहीं पता कि आपके बीसीसीआई की औकात ये है कि 4 चैनलों के मालिकान ने आपको आगे लगाया होता है, और वो जैसे चाहें आपके मैचेस की स्केड्यूलिंग करवाते हैं, वो जैसे चाहें जहां चाहें आपको खिलाते हैं, वो अपनी छड़ी के इशारे पर आपको नचाते हैं और आप नाचते हैं उनके इशारे पे। जब आपने नाच लिया, जब आपने पैसे कमा लिए, तो फिर आपको ये ख्याल आया कि अब तो हमने वापस भी जाना है। तो ये डरपोक और बुजदिली वाला रवैया है जो आपने इख्तियार किया है। अगर इतनी हिम्मत कर ली थी ना कि यहां पर आकर क्रिकेट खेल ली थी, तो फिर थोड़ी सी ग्रेस का मुजाहरा करना था, थोड़ी सी बहादुरी का मुजाहरा करना। लेकिन अगेन ये चीजें उन लोगों को सूट करती हैं जिनकी अपनी कोई इज्जत होती है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि माजी में कभी हमने देखा किसी टूर्नामेंट में कोई टीम बायकआउट करती है तो उस टूर्नामेंट पे कोई फर्क पड़ता है? डेफिनेटली इस टूर्नामेंट पे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन क्या इसके आफ्टर शॉक्स भी हमें आएंगे? क्या इस पे भी कोई ना कोई सैंक्शंस हम पर लग सकती हैं कि एक टूर्नामेंट चलते हुए कोई जो टीम है वो बायकआउट करके वापस चली गई, तो इसका भी फिर हमें खुमियाजा भुगतना पड़ेगा? ऐसा कोई माजी है? देखें, इससे पहले भी एक बार पाकिस्तान की टीम एशिया कप का बायकॉट कर चुकी है। अच्छा। और इस किस्म की चीजें जो है वो जाहिर होती हैं जब टेंशन तो बहरहाल है ना, कशीदगी तो पाई जाती है ना। लेकिन बात यह है कि इस कशीदगी की सूरत हाल को या ये जो चपलिश वाली एक सूरत हाल बनी हुई है, इसको ठीक करने के लिए हमेशा से स्पोर्ट्स का टूल इस्तेमाल किया गया। इसके लिए क्रिकेट डिप्लोमेसी की एक पूरी इस्तेलाह मौजूद है। जो इंटरनेशनल रिलेशन या सियासत के तालिब इल्म है वो जानते हैं इस बारे में। तो ये जो टूल्स होते हैं, ये मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जो चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए इख्तियार किए जाते हैं। लेकिन जो कमजोर लोग होते हैं ना, वो किसी की अमन की ख्वाहिश को उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। बिल्कुल ठीक। और फिर जब उनको पड़ती है ना, फिर जब गिरते हैं रफाइल आके, तो फिर उनको एहसास होता है कि ओहो तो बदला चुकाना ही है, और फिर वो इस तरह की बचगाना बातें करते हैं, क्रिकेट के मैच में हरा कर कहते हैं कि हमने जंग का बदला ले लिया। बिल्कुल ठीक है। तो इस किस्म की चीजें होती रहती हैं, और टीमें जो है वो बाइकआउट भी करती रही हैं मुख्तलिफ इवेंट्स का, मुख्तलिफ मौके के ऊपर। ये कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगेन हम ये कह रहे हैं कि चीजों को ग्रेसफुली लेकर चलना चाहिए। हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम अमन की ख्वाहिश भी रखते हैं, लेकिन
इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए, इसको ये ना समझा जाए कि आप हमारे साथ बराबरी पर आए बगैर मामला तय कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है, मुझे एक ब्रेक लेना है। आईसीसी क्रिकेट चला सकता है तो चला कर दिखा दे। ब्रेक लेना जी, ब्रेक से वापस हैं तो ना सिर्फ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट जो है वो इस चीज़ को कर रहे हैं कि इंडिया ने गलत किया है, उधर इंडिया से भी जो सीनियर और पढ़े लिखे लोग हैं वो यही बात करें कि इंडिया ने ये जो फसगाना हरकत की है इसका खुमियाजा इंडिया को भुगतना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2025 के हवाले से और ख़बरें ये आ रही है कि पाकिस्तान बायकॉट करने जा रहा है एशिया कप 2025 का, और इस तरह से अभी प्री कप मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो भी मनसूख कर दी गई है। एसीसी की जानिब से ऑफिशियली वो मनसूख की गई कि जब ये मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा तब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी। अलबत्ता प्रैक्टिस सेशन जो है वो मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। ब्रेक से जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि भारत ने ये जो ओछी हरकत की है इसमें भारत के अंदर से भी आवाज़ उठने लगी है। इसमें हमने देखा कि उनके सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता ने बात की। उन्होंने कहा कि जनाब अगर इंडिया के साथ ऐसा होता, कोई ओपोनेंट टीम उनके साथ ऐसा करती तो डेफिनेटली इंडिया भी ऑफेंस होता, इंडिया भी इस पर एक्शन लेता। तो पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया है वो पाकिस्तान का राइट है। इंडियन पंजाब के सीएम ने भी ये बात की और इसको कहा गया, उन्होंने तो दूसरा एंगल दे दिया कि जनाब आप मैच जीत कर कह रहे हैं कि हम जो है वो जंग का बदला ले लिया तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर अब ये कहा गया कि ये सरासर मुनाफिकत है कि आप मैच खेलें लेकिन मुखालिफ टीम से मुसाफा ना करें। ये कहा है मारूफ क्रिकेट ब्रॉडकास्टर आशीष रॉय ने। ठीक है, इसके बाद शाहिद अफरीदी भी कह चुके हैं कि स्पिरिट ऑफ द गेम की धज्जियां उड़ाने पर ये जो पाकिस्तानी रद्दअमल है इसमें चेयरमैन पीसीबी को खराज तहसीन पेश करते हैं। वो उन काबिल तारीफ है कि उन्होंने ये स्टैंड लिया। अहमद सईद साहब, इतने सारे जब ये बयान आ रहे हैं और इंडिया के खिलाफ आ रहे हैं तो फिर इंडिया कैसे सर्वाइव कर पाएगा कि बस जो कह दिया मैंने वो कह दिया, बाकी बोलते जाएं सब कुछ, हालांकि इंडिया के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे जाहिर है कि विक्रांत गुप्ता साहब के उसके ऊपर बहुत हैरत हो रही है कि उन्होंने आखिरकार कोई माकूल बात कर दी है। क्योंकि वो जाहिर है कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे होते हैं और वहाँ पर जो बातें वो करते हैं उसका इम्पैक्ट तो वायल होता है और सहाफ़ियों को इस तरह की जिम्मेदाराना बातें ही करना ज़ेब देता है मेरा ख्याल है। और ये जो बात, मतलब कोई भी माकूल आदमी मेरा ख्याल दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो इस वक्त इंडिया के साथ खड़ा हुआ है और वो इस उनका जो आया है सारा मामला हैंडशेक ना करने वाला, उसके ऊपर वो उनको डिफेंड करता हुआ को नज़र आ रहा हो। बाकी जहाँ तक खेल को जंग के साथ में जाने वाली बात है तो मतलब मेरा ख्याल है कि खेल तो होते ही इसलिए हैं कि उनके थ्रू अमन को हमने रीगेन करना होता है और हम तो हमेशा से ये ख्वाहिश रखते हैं कि खेल को सियासत से दूर रखा जाए ताकि खेल जारी रहें। तो ये बातें पता नहीं कौन करते हैं और अगर जो कर रहे हैं उनकी जो मेंटल अप्रोच है उसके ऊपर मैं क्या बात करूं। मामला जहां तक मतलब अब जो हम बढ़ते जा रहे हैं जो कल के मैच की तरफ, उस वक्त तक जाहिर है कि सिचुएशन मजीद इंटेंस होती जाएगी जब तक पीसीबी की जानिब से किसी किस्म की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी जाती है या पाकिस्तान की हुकूमत इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ नहीं इख्तियार करती है। उस वक्त तक जो बातें इसके ऊपर की जाएंगी वो जाहिर है सिर्फ और सिर्फ एक तबसरे की हैसियत रखती हैं। जिस तरह से आपने इन लोगों की बात की है, शाहिद आफरीदी की आपने बात की है, तो यकीनन ये सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। और मोहसिन नकवी साहब का जो ओवरऑल रोल रहा है एसीसी के अंदर भी और इस इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में आपको याद होगा वो जब पीसीबी के चेयरमैन बने तो उस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये था कि पाकिस्तान ने अगर चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना है तो ग्राउंड्स कहाँ से आएंगे। ग्राउंड को उन्होंने अपग्रेड कराया, यहाँ पर इंटरनेशनल इवेंट उसको जो है वापस लेकर आए और पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी सक्सेसफुली होस्ट की। उसके बाद से जो पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया हुआ है वो न सिर्फ एशिया कप बल्कि इसके बाद आने वाले जो इवेंट्स हैं उनके अंदर भी जारी रहेगा। इसके फौरी बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप खेला जाना है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया जाना है। तो ये जो बायकॉट होता है एशिया कप का, इसका इम्पैक्ट जाहिर है उन इवेंट्स के ऊपर भी पड़ेगा। तो ये किसी भी सूरत हाल के अंदर जो ब्रॉडकास्टर वाला एलिमेंट है और जो फाइनेंशियल एलिमेंट है, देखिए जो मर्जी आप एंगल निकाल लें, अल्टीमेटली आखिरकार आपको देखना ये पड़ेगा कि किसी भी इवेंट का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल मॉडल क्या होता है। तो फाइनेंशियल मॉडल के हवाले से अगर बात करें तो इंडिया ये अफोर्ड तो नहीं कर सकता कि पाकिस्तान इन मैचेस का बायकॉट करके बाहर बैठ जाए। यस, पाकिस्तानी क्रिकेट क्वालिटी अब वो नहीं रही जो पहले होती थी और पिछले 3 साल में हम इंडिया से मैच नहीं जीते हैं, लेकिन ये स्पोर्ट्स की दुनिया में बिकने वाली सबसे ज्यादा सेलेबल कमोडिटी अभी भी है। तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर कॉम्प्रोमाइज मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा ब्रॉडकास्टर्स के लिए फ्यूचर में क्रिकेट को रन करना। बिल्कुल तो पाकिस्तान को अगर बायकॉट करता है, पाकिस्तान बायकॉट की तरफ जाता है तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा आने वाले 6-8 महीने के अंदर भी अगर हम देखें तो क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, अब जी कल जो डबल हेडर खेला गया उन मैचेस पर थोड़ी सी बात कर लीजिए। पहला मैच था यूएई वर्सेस ओमान। ओमान को पाकिस्तान ने हरा दिया यूएई के साथ। अगर ये मामला सेटल डाउन होते हैं तो ओमान के साथ कल पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच होने जा रहा है और ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए हो गया। मैं सही साहब, अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ये मैच हार जाता है तो पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करने से
कास्ट रहेगा। अगर यूए की कल की बैटिंग की बात की, टॉस के बाद 172 फॉर 5, उसके बाद 130 रन पर ढेर होगी ओमान की टीम। अच्छा, अब इसमें स्टार्ट अच्छा मिल गया, आलिशान शरफू ने 51 रन दिए, उसके बाद मोहम्मद हुसैन कैप्टन जो है ही वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 69 रन की इनिंग्स खेली। उसके बाद मोहम्मद जुहेब हैं 21 रन की इनिंग्स खेली, हर्षित कौशिक हैं 19 रन की इनिंग्स खेली। तो ये खासा तगड़ा मुकाबला रहा और स्कोर बोर्ड 172 तक पहुंचाना डेफिनेटली क्रेडिट तो जाता है यूए की टीम को। इसके खिलाफ अब क्या तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि ये डू और डाई मैच है फॉर पाकिस्तान। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान की टीम को मेंटली अपने आप को रिलैक्स करना है। जिस किस्म के केओस की कंडीशन वहाँ पर मौजूद है, खासतौर पर पाकिस्तान का जो कोचिंग स्टाफ है वो तो बाहर से आया हुआ है। और माइक हैसन साहब को तो गालिबन हम देखें, अगर एक्सपोजर की बात करें तो शायद न्यूजीलैंड के अंदर कोई इवेंट इतना बड़ा नहीं होता जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच का जो उसका मैग्नीट्यूड है, और कोई भी इवेंट इतना प्रेशर भी अपने साथ नहीं लाता है जितना पाकिस्तान इंडिया का मैच लाता है। तो माइक हैसन साहब के लिए यकीनन ये एक नया तजर्बा होगा, और इस प्रेशर को जाहिर है कि अब ये भी डिपेंड करता है कि वो खुद किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। वो खुद क्रिकेट नहीं खेले में, उनका कोई ऐसा एक्सपोजर भी नहीं है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के किसी बायलैटरल मैच के अंदर भी वो इन्वॉल्व रहे हों। तो ये उनके लिए पर्सनली एक बहुत बड़ा, यूँ कह लीजिए कि सेटबैक भी हो सकता है अगर वो मेंटली में से नहीं निकल पाते हैं तो। और जाहिर है कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होगी वही रिफ्लेक्ट करेगी पाकिस्तानी टीम के अंदर भी। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की टीम को मेंटली अपने आप को रिलैक्स रखना है, अपने आप को फोकस्ड रखना है उस मैच के ऊपर जो कल पाकिस्तान को यूएई के अगेंस्ट खेलना है, और इसको जीतने के बाद पाकिस्तान सुपर 4 में जा पाएगा। यूएई के कल के मैच की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो उनके ओपनर ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। 11 ओवरों में 88 रन की उन्होंने पार्टनरशिप की जो पहले विकेट की थी, और दोनों ओपनर ने 50 स्कोर की है। तो यहाँ पर 172 रन 170 प्लस जब भी बनेगा यूएई के अंदर वो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा उसको चेज करना। ओमान की टीम एक्सपीरियंस भी नहीं था, इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर खेलने का बहुत ज़्यादा तजर्बा भी नहीं रखते हैं। तो जाहिर है कि ये प्रेडिक्ट किया जा सकता था कि 172 जब कर लिया यूएई की टीम ने तो फिर ओमान के लिए मुश्किल होना ही था, और वही हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस स्कोर कार्ड से ऊपर 4 प्लेयर हैं जो डबल फिगर में दाखिल हो सके हैं ओमान के। उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसने थोड़ा पिच के ऊपर जो है वो खड़े होने की जहमत गवारा की हो। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस मैच को कन्विंसिंगली जीत गया है, और वही सिलसिला जारी रहा है एशिया कप के अंदर के 1 साइडेड मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। कोई ऐसा मैच अभी तक हुआ नहीं है कि जो लास्ट बॉल तक गया हो या आखिरी ओवर तक की कोई मैच जो है वो शायकीन की तवज्जो मबजूल करने में कामयाब हुआ हो। उसके बाद जो दूसरा मैच है वो श्रीलंका और हांगकांग का मैच हुआ। वो मैच थोड़ा सा यूं कह लीजिए कि उसमें कोई एलिमेंट पैदा हुआ, एक जगह डगमगाया, लेकिन जी हाँ। और हांगकांग की टीम अगर अपने कैचेस पकड़ लेती जो कल उन्होंने कैचेस गिराए हैं, तो वो श्रीलंका को उस जोन में ले आती है, हॉट वाटर्स में ले आती है उनको। और श्रीलंका के जो पथुम निसानका हैं उन्होंने मैच के बाद कल कहा भी है, जिन्होंने 88 रन की इनिंग खेली है, उन्होंने कल कहा भी है कि हमें एक लम्हे के ऊपर थोड़ा प्रेशर फील हुआ था हांगकांग के खिलाफ खेलते हुए। तो हांगकांग की टीम को इसकी दाद देनी होगी कि बहुत ज़्यादा गैप होने के बावजूद भी उन्होंने टफ टाइम दिया श्रीलंका को, लेकिन एट द एंड श्रीलंका उस मैच को भी 7 गेंदे कबल फिनिश करने में कामयाब हो गया। अब श्रीलंका की टीम जो है वो भी यूँ कह लीजिए कि जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम सुपर 4। वो भी 2 मैच जीत चुके हैं, अपने 4 पॉइंट उनके हो चुके हैं। और आज का मैच जो है वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाना है, जो कि डिसाइड करेगा कि इस ग्रुप पर बात करते हैं जी। एक ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो फिर एक बड़ा मैच है अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के लिए बड़ा मैच है। अगर बांग्लादेश ये मैच जीता है तो फिर इस ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात हो सकती हैं तीनों टीम्स के लिए कि कौन सुपर 4 के लिए वो 2 टीम्स होगी जो क्वालिफाई करेंगे। एक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2025 के हवाले से, तो क्विकली आज का मैच हम डिस्कस कर लेते हैं। आज बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, एमएसआई साहब ग्रुप ऑफ डेथ, इसमें 3 तगड़ी टीमें हैं। एक हांगकांग ऑलरेडी पहले बाहर हो चुकी है, और अब देखना यह है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ने कल अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। श्रीलंका जो है वो इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है। क्या लगता है, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान? देखें, मेरा ये ख्याल है कि अगर तो आप जिस तरह से हम पहले बात करते हैं कि टाइट कंटेस्ट होना चाहिए आपस में, तो उस लिहाज से तो बांग्लादेश को मैच जीतना चाहिए ताकि बांग्लादेश भी अच्छा ये मैं भूल ही गया कि अफगानिस्तान के खिलाफ है। बांग्लादेश एक अच्छी बड़ी टीम है यार, बहुत पुरानी है। हाँ, लेकिन बांग्लादेश मतलब जिस तरह से हमने क्रिकेट ग्रो करनी चाहिए थी, जिस तरह से उनको इम्प्रूव करना चाहिए था, उस तरह से हमें कभी लगता नहीं है। और हम जब भी देखते हैं कि बांग्लादेश की टीम को यहाँ पर कोई ब्रेक थ्रू करना चाहिए, बांग्लादेश ने कभी कोई इंप्रेसिव क्रिकेट उसको पुट अप करने में वो नाकाम रहे हैं। 1-2 बड़े नाम उन्होंने ज़रूर पैदा किए हैं, लेकिन बतौर टीम अभी तक मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश की टीम को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की कारकर्दगी, यानी कीनिया की टीम भी एक आध बार आईसीसी इवेंट का सेमीफाइनल खेल गई है, लेकिन बांग्लादेश की टीम जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई है। और अफगानिस्तान की टीम भी आपको याद है कि आईसीसी इवेंट का सेमीफाइनल खेल गई है लास्ट ईयर।
तो इस मैच में फेवरेट तो मुझे अफगानिस्तान की टीम ही लग रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि बांग्लादेश की टीम ये मैच जीते ताकि मुकाबले की जो फजा है वो बरकरार रहे इस ग्रुप के अंदर। इसमें याद रखें कि पहले मैच में बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की है अफगानिस्तान की टीम ने, तो अगर बांग्लादेश क्लोज जाके हराता भी है अफगानिस्तान को तो भी अफगानिस्तान और बांग्लादेश दोनों के चांसेस बरकरार रहेंगे इस टूर्नामेंट के अंदर। अच्छा, अगर अग्रेसिव क्रिकेट की बात की जाए तो दोनों में, अब चूंकि बांग्लादेश के भी नए लड़के हैं, अफगानिस्तान के हमें पता है, तो अगर अग्रेसिव क्रिकेट की बात की जाए इस टूर्नामेंट में आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश ज़्यादा बेहतर जा रहा है या अफगानिस्तान है? देखिए इन पिचेस के ऊपर तो मुझे लगता है कि एग्रेसिव क्रिकेट जिस तरह वो ओवरवेलमिंग एग्रेसिव क्रिकेट वो तो चलनी ही नहीं है ना, ये तो 160 170 वाले पिचेस हैं और 170 जहां भी जरूरत होती है उसमें एक एग्रेसिव बाय चाहिए होती है और उसके अलावा कुछ आपको कैमियोज चाहिए होते हैं और एक ऐसा बैट्समैन चाहिए होता है जो जाहिर है कि जैसा सदीकुल्लाह अतल है या इब्राहिम जदरान है, उनमें से एक बैट्समैन ऐसा होना चाहिए कि जो एंड तक खेले। बांग्लादेश के अंदर ये रोल लितन दास जो है वो अदा कर रहे हैं, क्योंकि उनके ओपनर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लितन दास कंसिस्टेंटली रन करते आ रहे हैं। तो मैं बांग्लादेश की जानिब से लितन दास और अफगानिस्तान की जानिब से सदीकुल्लाह अतल, इन दोनों की बैटिंग मुझे ये लगता है कि कंट्रीब्यूशन होगी दोनों टीमों के लिए और ये डिसाइड कर देगा कि कौन सी टीम इस मैच को जीतने में कामयाब होती है। बिल्कुल ठीक है जी, लेट्स सी इसमें क्या बनता है। आज 7:30 बजे ये मैच है और कंडीशन का भी कोई कंफर्म नहीं कह सकते, वैसे ये दुबई में या अबू धाबी में मैच है? ये इस ग्रुप के मैचेस जो हैं वो अबू धाबी में खेले जा रहे हैं। ठीक है। और अबू धाबी के बारे में अफगानिस्तान का जो स्पिन का फैक्टर है वो भी थोड़ा सा कम इसलिए हो जाता है कि अबू धाबी सबसे कम स्पिनिंग वेन्यू है यूएई के अंदर, तो ये भी एक चांस बन सकता है बांग्लादेश के। लेकिन बांग्लादेश के भी स्पिनर्स जो मेहदी हसन है और जो रिशाद है, उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प अगर मिलेगी तो ही वो कामयाब हो पाएंगे। पिछले मैच में वो कोस्टा का रंग जमाने में कामयाब नहीं। बिल्कुल ठीक है, लेट्स सी 7:30 बजे ये मैच है और इस ग्रुप में मैच फैसला कुन साबित होगा कि बांग्लादेश आगे टॉप 2 में और सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करने का हल होता है या नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।